गुड इवनिंग। जैसा कि तुम लोग पढ़ चुके हो लेसन 8 गति। आज हम लोग पढ़ेंगे बल तथा गति के नियम। ठीक है, इससे पहले तुम लोग एक बार जान लो कि इसको पढ़ने से पहले, रीडिंग करने से पहले का वीडियो देखने से पहले आपको क्या करना है, एक बार रीडिंग करना है इसको, उसके बाद फिर वीडियो देखना है, फिर वीडियो देखने के बाद फिर से इसको रीडिंग करना है और साथ ही साथ प्रत्येक दिन अपने माँ पिताजी को प्रणाम करना है, रिस्पेक्ट देना है। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं बल तथा गति के नियम। पिछले अध्याय में हमने एक सरल रेखा में वस्तु की स्थिति, वेग तथा त्वरण के आधार पर वस्तु की गति का वर्णन किया। हमने देखा कि ऐसी गति में कभी एक रूपता होती है तथा कभी नहीं। कभी हम लोग देखते हैं कि सब में एक रूपता होती है, कभी कभी कि सब में हमेशा गति रहता है, कभी कभी होता है कि गति नहीं। लेकिन अभी हमने यह चर्चा नहीं की कि गति का कारण क्या होता है, उस गति में उस जो चाल होती है उसमें क्या कारण होता है, समय के साथ वस्तु की चाल क्यों बदलती है, क्या सभी प्रकार की गतियों का कोई कारण होता है, सब प्रकार का गति का कोई कारण होता है, यदि ऐसा है इस कारण का स्वभाव क्या है, आखिर उसका स्वभाव क्या है जिसका कारण नहीं बदल रहा है। इस अध्याय में हम ऐसी ही सभी जिज्ञासाओं के बुझाएंगे, मतलब इसी बात को समझेंगे। सदियों से गति की ओर इस कारण ने वैज्ञानिकों द्वारा दार्शनिकों को उलझा रखा था। मतलब सदियों से लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि यह गति होता कैसे है, वैज्ञानिकों में यह उलझन था। फर्श पर रखी एक गेंद को धीमे से ठोकर लगने पर वो हमेशा के लिए गतिशील नहीं रहती है। ऐसी परिस्थितियों से यह पता चलता है कि इस वस्तु का विराम की अवस्था ही उसकी स्वाभाविक अवस्था है। लोग पहले समझते थे कि किसी वस्तु का जो विराम की अवस्था, मतलब रुका हुआ में जो अवस्था है वही मूल अवस्था हमेशा है। अगर गति से चला तो फिर लास्ट में रुकेगा नहीं। ऐसी मान्यता तब तक बनी रही जब तक कि गैलीलियो और आइजैक न्यूटन ने वस्तु की गति के बारे में एक पूर्णतः भिन्न संकल्पना प्रस्तुत नहीं की। मतलब कब तक ये लोग जानते रहे, समझते रहे, जब तक सर आइजैक न्यूटन और गैलीलियो ने कुछ नियम नहीं निकाले। अपने प्रतिदिन के जीवन में हम देखते हैं कि एक स्थिर वस्तु को गति देने के लिए या गतिशील वस्तु को रोकने के लिए हमें कुछ प्रयास करना पड़ता है, मतलब बल लगाना पड़ता है। सामान्य भाषा में इसके लिए हमें शारीरिक प्रयास करना पड़ता है तथा हम कह सकते हैं किसी वस्तु को गति की अवस्था में लाने के लिए हमें उसे खींचना, धकेलना या ठोकर लगाना होता है। बिना खींचे, बिना ढकेले और बिना ठोकर लगाए हम उसमें गति नहीं ला सकते। खींचने, धकेलने या ठोकर लगाने की इस प्रक्रिया पर बल की अवधारणा आधारित है। अब हम बल के विषय में विचार करते हैं। यह क्या है? वास्तव में बल को न तो किसी ने देखा, न चखा, न महसूस किया। हालांकि बल का प्रभाव हम प्रायः देखते या महसूस करते हैं। किसी वस्तु पर बल लगाने पर क्या होगा, कोई भी वस्तु पर अगर हम बल लगाएं तो क्या होगा, यह जानकर हम बल की व्याख्या कर सकते हैं। ठीक है, वस्तु को खींचना, धकेलना या ठोकर लगाना, ये सभी क्रियाएं वस्तु को गति देने की युक्तियां हैं। सही बात है, हम किसी वस्तु को अगर खींचते हैं, धकेलते हैं या ठोकर लगाते हैं, ये वस्तु के क्रिया को गति में लाने का युक्ति है। हमारे द्वारा किसी तरह का बल लगाने पर ही उनमें गति होती है। मतलब हमारे द्वारा जो भी चीज किसी पर बल लगाएंगे तो उसमें क्या होगा, गति आएगा। पिछली कक्षा में अर्जित ज्ञान के आधार पर आप इस बात का परिचित हैं कि किसी वस्तु में वेग का परिमाण बदलने, अर्थात वस्तु की गति को तेज या धीमा करना के लिए उसकी गति की दिशा बदलने के लिए बल का प्रयोग होता है। आप यह भी जानते हैं कि किसी बल का प्रयोग द्वारा वस्तु का आकार या आकृति भी बदली जा सकती है। मतलब बल लगाकर हम किसी का आकार ही बदल सकते हैं। ठीक है, जैसा कि फोटो में दिखाया गया है कि एक बॉल को, स्पंज को ऐसे दबाएंगे तो क्या हो जाएगा, वह चिपक के आकार में दूसरा हो जाएगा। स्प्रिंग को खींचेंगे तो क्या होगा, वो लंबा हो जाएगा। अब है संतुलित और असंतुलित बल। चित्र 9.3 में लकड़ी का एक पिंड एक समतल मेज पर रखा है। चित्र में दर्शाया अनुसार दो धागे X और Y पिंड के विपरीत सिरों से जुड़े हैं। अगर हम किसी बल द्वारा धागे X को खींचते हैं तो पिंड दाहिनी ओर खिसकना शुरू करता है। उसी प्रकार अगर हम धागे Y को खींचते हैं तो पिंड बाईं ओर खिसकना शुरू करता है। लेकिन अगर पिंड को दोनों ओर से समान बल द्वारा खींचा जाए तो ऐसी दिशा में पिंड गति नहीं करता। इस तरह के बलों को संतुलित बल कहते हैं तथा यह गति की अवस्था को परिवर्तित नहीं करते। अब ऐसी अवस्था की कल्पना करें जिसमें भिन्न परिमाण
के दो विपरीत बल पिंड को खींचते हैं। इस अवस्था में पिंड अधिक बल वाली दिशा में खिसकना शुरू करेगा। इस प्रकार दोनों बल संतुलित नहीं है और संतुलित बल पिंड के खिसकने की दिशा में कार्य करता है। इससे यह पता चलता है कि किसी भी पिंड पर लगने वाला असंतुलित बल उसे गति प्रदान करता है। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है कि एक चित्र 9.4 में कि बॉक्स को अगर हम मान लो ठेलते हैं तो क्या होगा, आगे की ओर घसकते चला जाएगा, है ना। अगर हम मान लो इसी तरह का यहाँ पे 9.3 में लकड़ी का एक पिंड पर लगा दो बल, तो उसको हम लोग अगर x की तरफ बल लगाएंगे x की तरफ जाएगा और अगर y की तरफ बल लगाएंगे तो y की तरफ जाएगा। जैसे मान लो ये हमारा मार्कर है, अगर हम इधर से बल लगाएंगे तो किधर की ओर जा रहे हैं, इधर की ओर, और अगर इधर से बल लगाएंगे तो इधर की ओर जाएगा ना। तो वही चीज यहाँ पे दर्शाया गया है। जब कुछ बच्चे एक बक्से को खुरदरे फर्श पर धकेलने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है, यदि वे कम बल के साथ बक्से को धकेलते हैं तो बक्सा नहीं खिसकता, क्योंकि घर्षण बल में धकेलने की विपरीत दिशा में काम कर रहा है। बक्सा को यहाँ जैसे चित्र 9.4 में दिखाया गया कि बक्सा को धकेल रहा है और कम बल लगा रहा है तो नहीं घसक रहा है ना। जब ज्यादा बल लगाया तो घसकने लगा, है ना। क्योंकि घर्षण बल धकेलने की विपरीत दिशा में काम कर रहा है। यह घर्षण बल दोनों संपर्क सतह के बीच से उत्पन्न होता है, अर्थात बक्से के नीचे की सतह तथा फर्श की खुरदरी सतह के बीच है। यह घर्षण बल धकेलने में लगे बल को संतुलित करता है और यही कारण है कि बक्सा नहीं खिसकता। बच्चे बक्से को जोर से धकेलते हैं लेकिन बक्सा फिर भी नहीं खिसकता। ऐसा इसलिए क्योंकि घर्षण बल अभी भी धकेलने वाले बल को संतुलित कर रहा है। अगर बच्चे बक्से को ज्यादा जोर से धकेलते हैं तब धकेलने वाला बल घर्षण बल से अधिक हो जाता है और यहाँ संतुलित बल कार्य करता है, इसलिए बक्सा खिसकने लगता है। जब कोई भारी बक्सा रहेगा तो हम उसको थोड़ा हल्का बल लगा के सोचेंगे घिसकाएंगे तो क्या वो घिसक जाता है, नहीं घिसकता है। जब उसको ज्यादा जोर से लगाएंगे तो बल तब वो घिसकता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि नीचे में बक्सा और जमीन में घर्षण बल के चलते होता है। ठीक है। जब हम साइकिल चलाते हैं तो क्या होता है, पैडल चलाने बंद करने पर साइकिल की गति धीमी होने लगती है। पैडल चलाना बंद कर देंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे जाकर रुक जाएगा गाड़ी, है ना। ऐसा इसलिए होता है कि घर्षण बल गति की दिशा के विपरीत दिशा में कार्य करता है। घर्षण बल वहां घर्षण हो रहा है तो घर्षण धीरे 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 क्या होगा, रुकावट लाएगा और गति को रोकेगा। साइकिल को गति में रखने के लिए हमें फिर से पैडल चलाना पड़ता है। इस अवस्था में ऐसा प्रतीत होता है कि किसी वस्तु को सतत गतिशील बनाए रखने के लिए एक असंतुलित बल की आवश्यकता है, तथापि यह बिल्कुल गलत है। कोई वस्तु समान वेग के साथ केवल तभी गतिशील रह सकती है जब उस पर लगने वाला बल संतुलित होते हैं तथा वस्तु पर कोई नेट बाह्य बल कार्य नहीं करता। अगर किसी वस्तु पर असंतुलित बल लगाया जाता है तो उसके वेग में परिवर्तन या उसकी दिशा में परिवर्तन होता है। इस प्रकार किसी वस्तु को त्वरित करने के लिए एक असंतुलित बल की आवश्यकता होती है और उसकी गति या गति की दिशा में तब तक परिवर्तन होता रहेगा जब तक यह असंतुलित बल उस पर कार्य करता रहेगा। तथापि यह बल हटा लेने पर वस्तु प्राप्त हुए वेग से गतिमान रहेगा। मतलब अगर ये घर्षण बल को हम हटा लें, इसी चीज को कम करने के लिए हम लोग क्या उपयोग करते हैं, ग्रीस, तेल ये सब डालते हैं साइकिल में, है ना, या बीच में गोली वाला वायरिंग डालते हैं तो क्या होता है, घर्षण कम होता है ना। तो यह चीज बोल रहा है कि अगर हम इस घर्षण को कम कर दें तो वह चीज हमेशा गतिशील रहेगा। गति का प्रथम नियम, वस्तुओं के किसी आनत तल पर गति को देखकर गैलीलियो ने यह निष्कर्ष निकाला कि जब तक कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता वस्तुएं एक निश्चित गति से चलती हैं। गैलीलियो ने क्या बताया कि जब तक कोई नीचे तल पर कोई बल ना लगे, है ना, बाह्य बल मतलब बाहर से कोई बल ना लगे, कोई ताकत नहीं लगे, तब तक वह गति नहीं कर सकता। उन्होंने देखा कि कांच की गोली अनंत तल पर लुढ़कती है तो उसका वेग बढ़ जाता है। अगले अध्याय में आप पढ़ेंगे कि गोली असंतुलित गुरुत्वीय बल के कारण नीचे गिरती है और नीचे पहुंचते पहुंचते निश्चित वेग से प्राप्त कर लेता है। में दर्शाए अनुसार जब यह कांच की गोली ऊपर की ओर बढ़ती है तब इसका वेग घटता जाता है और दोनों ओर से एक आदर्श घर्षण रहित अनंत तल पर एक गोली स्थिर है। गैलीलियो ने तर्क दिया कि जब गोली को बाईं ओर से छोड़ा जाता है तब यह ढाल पर नीचे की ओर लुढ़केगी,
तथा दाईं ओर के अनंत तल पर उतनी ऊंचाई तक जाएगी जितनी ऊंचाई से उसे छोड़ा गया था। यदि दोनों ओर के तलों का झुकाव समान है तो गोली उतनी ही दूरी पर चढ़ेगी जितनी दूरी पर तक कि वह लुढ़कती थी। अगर दाईं ओर के आनंद तल के कारण कोण को धीरे धीरे कम किया जाए तो गोली को मूल ऊंचाई प्राप्त करने के लिए अधिक दूरी तय करनी होगी। अगर इस तल को क्षैतिज कर दिया जाए अर्थात ढाल बना दिया जाए तो गोली मूल ऊंचाई प्राप्त करने के लिए क्षैतिज तल पर लगातार चलती रहेगी। यहाँ गोली पर लगने वाले असंतुलित बल शून्य है। इस प्रकार यह ज्ञात होता है कि गोली की गति बदलने के लिए एक असंतुलित बाह्य बल की आवश्यकता होती है, लेकिन गोली की गति को एक रूप बनाए रखने के लिए किसी नेट बल की आवश्यकता नहीं होती। वास्तविक अवस्था में शून्य असंतुलित बाह्य बल प्राप्त करना कठिन है। ऐसी गति की विपरीत दिशा में लगने वाले घर्षण बल के कारण होता है। इस प्रकार व्यवहार में गोली कुछ दूर चलने के बाद रुक जाती है। घर्षण के प्रभाव को न्यूनतम करने के लिए चिकनी कांच की गोली तथा चिकने समतल का प्रयोग एवं समतल की सतह पर चिकनाई युक्त पदार्थ का लेप लगाया जाता है, जिसको लुब्रिकेंट भी कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पे तुमको चित्र 9.5 में दिखाया गया है। कोई गोल मान लो है, कांच का टुकड़ा गोल है गोली, उसको हम एक ये ढलाव इधर बना हुआ है और एक ढलाव इधर बना हुआ है। ये दोनों ढलाव से अगर ऊपर गिराएंगे तो ये ऊपर की ओर जाएगा। कब तक जाएगा? जहां तक इसकी ऊंचाई से गिरा है उस तल तक। अगर इसका ढाल कम रहेगा तो ये नीचे ही से नीचे गिर जाएगा। अगर ऊपर जाएगा और फिर नीचे आ जाएगा, ऊपर जाएगा फिर जितना ऊपर यहाँ जाएगा उतना ऊपर यहाँ जाएगा, फिर नीचे हो जाएगा, फिर नीचे, इस तरह से ये गति करते रहेगा। लेकिन जब ये ढाल से हम ये ढाल को हटा देंगे, ये कहाँ तक जाएगा? काफी आगे तक चलते चला जाएगा। इसमें क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे रुकावट या घर्षण का बात नहीं था। यही चीज है, इस घर्षण का प्रभाव को न्यूनतम करने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? तो लुब्रिकेंट या चिकनाई युक्त तेल। न्यूटन के बल एवं गति के बारे में गैलीलियो के विचारों को आगे विकसित किया। उन्होंने 3 मौलिक नियमों का प्रस्तुत किया जो किसी वस्तु की गति को वर्णित करते हैं। इन नियमों को न्यूटन के गति के नियम के नाम से जाता है। गति का प्रथम नियम इस प्रकार है: प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्यरत न हो। मतलब इन सब के गति के नियम को न्यूटन ने खोज निकाला। उस गति का नियम, पहला गति नियम न्यूटन का है कि प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था, मतलब जो रुका हुआ है, उस सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है, एक समान अवस्था में बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्यरत न हो। अगर कोई बाहरी बल उस पर लगा, चाहे ठेला गया या रोका गया या खींचा गया, तब जाके ही वो उसका बल पे कोई असर पड़ेगा, अर्थात नहीं तो जैसा है वैसा ही स्थिर रहेगा। दूसरे शब्द में सही वस्तु अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। प्रत्येक वस्तु अपनी जिस गति में है उस अवस्था में वो परिवर्तन को क्या करता है? विरोध करता है। गुणात्मक रूप में किसी वस्तु के विरामावस्था में रहना एक समान वेग से गतिशील रहने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। यही कारण है कि गति के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जो वो रुका रहता है कोई वस्तु, उसको क्या कहते हैं? उसका जड़त्व। इसलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग? जड़त्व का नियम भी कहते हैं। किसी मोटर गाड़ी में यात्रा करते समय होने वाले अनुभव की व्याख्या जड़त्व के नियम द्वारा की जा सकती है। सीट के सापेक्ष हम तब तक विरामावस्था में रहते हैं जब तक कि मोटर गाड़ी को रोकने के लिए ब्रेक न लगाई जाए। अर्थात गाड़ी चल रही है और हम लोग उस सीट पर बैठे हुए हैं, तो सीट पर जड़त्व के कारण हम क्या है? लग रहा है कि हम स्थिर हैं, लेकिन गाड़ी हमको लेके जा रहा है ना। ब्रेक लगाए जाने पर गाड़ी के साथ सीट भी विरामावस्था में आ जाती है। गाड़ी जैसे ही रुका तो हमारा शरीर तो गाड़ी के साथ गति में था, लेकिन हमको लग रहा था कि हम गति में नहीं हैं, गाड़ी गति में है ना। और सीट में जैसे ही गाड़ी में ब्रेक लगा तो सीट गाड़ी के साथ स्थिर हो गया, लेकिन हमारा शरीर गति में जो था, परंतु हमारा शरीर जड़त्व के कारण गतिज अवस्था में ही बने रहने की प्रवृत्ति रखता है और हमारा शरीर क्या है? गति में था। अचानक ब्रेक लगने पर सीट के आगे लगे पैनल से टकराकर हम घायल भी हो सकते हैं। अचानक अगर ब्रेक यही लगेगा तो हम आगे की ओर झुक जाएंगे और हमको चोट लगने से घायल भी हो सकते हैं। इस तरह की दुर्घटनाओं से बचने के सुरक्षा बेल्ट का उपयोग किया जाता है। ये सुरक्षा बेल्ट हमारे आगे बढ़ने
की गति को धीमा करता है। इसके विपरीत अनुभव हमें तब होता है जब हम मोटर बस की खड़े होते एवं मोटर बस अचानक चल पड़ती है। इस स्थिति में हम पीछे की ओर झुक जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मोटर बस के अचानक गति में आ जाने से हमारा पैर जो मोटर बस के फर्श के संपर्क में रहता है गति में आ जाता है, परंतु शरीर के ऊपरी भाग जरूरत के कारण इस गति का विरोध करता है। जैसे मान लो हम लोग मोटर बस में बैठे हुए हैं, अचानक मोटर बस चलने लगा तो हमारा पैर में गति आ गया, क्योंकि मोटर बस का जो नीचे चला तो नीचे हमारा पैर है और हमारा जरूरत तो उसके कारण हम बैठे हुए हैं आराम से, तो क्या होगा, हमारा यह पैर खींचा गया तो हम क्या होंगे, इधर की ओर झुक जाएंगे, पीछे की ओर, है ना। तो हमारा मुंडी जो है पीछे की ओर झुक जाएगा। तो हमारा ऐसा क्यों होगा कि हमारा ये वाला गति नहीं था, ये जड़त्व के कारण था, मतलब रुका हुआ था, और पैर जड़त्व में गतिशील हो गया तो पैर खिंचाया तो हम इधर गिर गए। तो ये बात होता है। जब कोई मोटर कार तीव्र गति के साथ किसी तीक्ष्ण मोड़ पर मुड़ती है तो हम एक ओर झुकने लगते हैं। इसे भी जड़त्व के नियम को समझाया जाता है। हमारा शरीर अपनी एक सरल रेखीय गति को बनाए रखना चाहता है। जब मोटर कार की दिशा को बदलने के लिए इंजन द्वारा एक संतुलित बल लगाया जाता है तब हम अपने शरीर के जड़त्व के कारण सीट पर एक ओर झुक जाते हैं। जैसे ही मान लो कि अगर गाड़ी कभी गोल मोड़ में मुड़ता है तो जिधर की ओर मुड़ता है उधर ही हम लोग झुक जाते हैं। एक वस्तु के तब तक आसान अपनी विरामावस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई असंतुलित बल नहीं लगेगा। जब तक उस पर कोई असंतुलित बल नहीं लगेगा तब तक वो विरामावस्था में नहीं आएगा। अच्छा, इसे निम्न क्रियाकलाप के द्वारा हम लोग समझ सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है कि कैरम की गोटियों को एक के ऊपर एक रखकर ढेरी बना दे, है ना, और एक अन्य गोटी को अपनी अंगुलियों से तीव्रता से क्षैतिज झटका देकर ढेरी को सबसे नीचे वाली गोटी को टकराएं। यदि आप गोटी को पर्याप्त तीव्रता से टकराते हैं तो आप देखेंगे कि केवल नीचे वाली गोटी ही शीघ्रता से ढेरी से बाहर आती है। नीचे वाली गोटी के बाहर आ जाने के बाद शेष गोटियां अपनी जड़त्व के कारण लंब दिशा में नीचे की ओर गिर जाती है। जब हम लोग नीचे स्टैगर मारेंगे ऐसे करके तो हमारा क्या होगा, नीचे का गोटी निकल जाएगा, बाकी सब का सब नीचे आकर गिरेगा। तो इस तरह से हम लोग देखें कि हम जिस पर बल दिए उसी में सिर्फ प्रभाव पड़ा, जिस पर बल नहीं दिए उस पर प्रभाव नहीं पड़ा। अब है कांच के खाली गिलास के ऊपर के करे ताश के पत्ता रखें। अब देखें कि दर्शाए के अनुसार पत्ते के ऊपर 5 रुपए का एक सिक्का रखें। पत्ते की उंगलियों से तीव्र क्षैतिज झटका दें और आप पाएंगे कि पत्ता आगे खिसक जाता है तथा सिक्का अपने जड़त्व के कारण नीचे की ओर गिलास में गिर जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पत्ते के हटने के बाद भी सिक्का अपना विरामावस्था को बनाए रखता है। मतलब एक गिलास में अगर आप सिक्का एक कागज पर रखेंगे, उसको मारेंगे कागज को जोर से तो सिक्का इसमें गिर जाएगा, कागज के साथ वो नहीं जाएगा, है ना, क्योंकि जरूरत के कारण सिक्का अपना विरामावस्था में बना हुआ है। इस तरह से पानी से भरा गिलास किसी ट्रे में रखिए। ट्रे को हाथ में पकड़कर जितनी तेजी से हो सके घूम जाइए। ट्रे में रखकर हम देखते हैं कि गिलास लुढ़क जाता है और पानी छलक जाता है। क्यों? क्या आप इस बात को प्लेट में कप को रखने के लिए खांचा क्यों बना लेते होता है? अचानक झटका लगने की दशा में प्लेट का खांचा कप को गिरने से रोकता है। जो खांचा बना होता है उसमें अचानक ब्रेक लगने पर क्या नहीं होगा, गिरेगा नहीं, उस खांचे में रह जाएगा। इससे क्या होगा, वो बचा रहेगा गिलास। अब हम लोग जड़त्व तथा द्रव्यमान के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक दिए सभी उदाहरणों और गतिविधियों से ज्ञात होता है कि प्रत्येक वस्तु अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। सही बात है। कोई भी वस्तु अगर गति की अवस्था में है तो परिवर्तन में क्या होगा, कुछ परिवर्तन माने विरोध हुआ, चाहे वह विरामावस्था में हो या गतिशील। मान लो कोई रुका हुआ है, उसको अचानक गति में ला दिया तो विरोध किया, वो विरोध करेगा तो उसमें मुड़ेगा वो, है ना। गतिशील में है और उसको रोक दिया तो भी मुड़ेगा वो अपनी मूल अवस्था को बनाए रखनी चाहती है। वस्तु का यह गुण उसका जड़त्व कहलाता है। जो विरोध करता है उसी को क्या कहते हैं, उसका जड़त्व। क्या सभी वस्तुओं का जड़त्व समान होता है? हम जानते हैं कि पुस्तकों से भरे बक्से का धक्का देने की अपेक्षा खाली बक्से को धक्का देना आसान होता है। हम अगर एक मान लो बक्सा को कॉपी किताब से भरा हुआ है और उसको धक्का दे रहे हैं तो उससे अच्छा अगर मान लो आसान कौन होगा, खाली बक्सा को अगर धक्का देंगे तो ज्यादा आसान होगा। उसी प्रकार हम एक फुटबॉल को किक लगाते हैं तो वह दूर चली जाती है, जबकि अगर हम उतने ही बल से किसी उतने ही बड़े पत्थर पर किक लगाएं तो वह हो सकता है खिसके भी नहीं। मतलब अगर फुटबॉल को हम खूब जोर से मारते हैं पैर से तो फुटबॉल कूद कर चला जाएगा उस जगह, लेकिन अगर उतना ही बड़ा पत्थर पर मारेंगे तो क्या वो जाएगा, नहीं जाएगा।
हो सकता है कि ऐसे करते समय हमें चोट भी लगे। क्रियाकलाप नंबर 2 में 5 रुपए के सिक्के के स्थान पर यदि 1 रुपए के सिक्के का प्रयोग करते हैं तो हम पाते हैं कि उसी क्रिया को करने में हमें कम बल की आवश्यकता होती है। मतलब जितना बल उसमें लगाया उससे कम बल लगा। एक ठेला गाड़ी को चलाने के लिए जितने बल की आवश्यकता होती है उतना बल यदि किसी रेलगाड़ी पर लगाया जाए तो उसकी गति में न के बराबर परिवर्तन होगा। मतलब रेलगाड़ी चलेगा भी नहीं। अगर ठेला गाड़ी को हम चला रहे हैं जितना बल से उतना बल अगर रेलगाड़ी में लगाया चलेगा नहीं चलेगा, क्योंकि ठेला गाड़ी की तुलना में रेलगाड़ी अपनी गति में कम परिवर्तन चाहती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रेलगाड़ी का जरूरत ठेला गाड़ी की अधिक है। इससे स्पष्ट है कि भारी वस्तुओं का जरूरत अधिक होता है। भारी वस्तुओं का जरूरत क्या होता है? ज्यादा होता है। मात्रात्मक रूप से किसी वस्तु का जरूरत उसके द्रव्यमान से मापा जाता है। किसी वस्तु का जो जड़त्व है वो किससे नापा जाता है? उसमें जो द्रव्यमान है उसका वजन है उससे। अतः हम जड़त्व और द्रव्यमान को निम्न रूप में परिभाषित कर सकते हैं। निम्न रूप में परिभाषित करेंगे, किसी वस्तु का जड़त्व उसका वह प्राकृतिक गुण है जो उसकी विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। इस प्रकार किसी वस्तु का द्रव्यमान उसका जड़त्व की माप है। मतलब कोई भी वस्तु का जो द्रव्यमान होगा उसका क्या होगा? उसी का जड़त्व का माप होगा। इस पे कुछ क्वेश्चन आंसर यहाँ पे दिया गया है। इस क्वेश्चन आंसर को आपको खुद बनाना है, उसके बाद हम इसका आंसर भेजेंगे, तब आप देख के बनाएंगे। ठीक है, अब लोग पढ़ते हैं गति का द्वितीय नियम। गति का प्रथम नियम यह बताता है कि जब कोई वस्तु असंतुलित बाह्य बल किसी वस्तु पर कार्य करता है तो उसके वेग में परिवर्तन होता है। उसके वेग में क्या होता है? परिवर्तन। अर्थात वस्तु त्वरण प्राप्त करती है। वस्तु क्या प्राप्त करता है? त्वरण। अब हम देखेंगे किसी वस्तु का त्वरण उस पर लगाए गए बल पर कैसे निर्भर होता है। त्वरण जो होता है उसके बल पर कैसे प्रभाव करता है, उस बल को हम कैसे मापते हैं। आइए कुछ दैनिक अनुभवों का अध्ययन करें। टेबल टेनिस खेलने के दौरान यदि गेंद किसी खिलाड़ी के शरीर से टकराती है तो घायल नहीं होता। गति से आती हुई क्रिकेट की गेंद किसी दर्शक को लगने के बाद उसे घायल कर सकती है। सड़क के किनारे खड़े किसी ट्रक से कोई दुर्घटना नहीं होती, परंतु 5 मीटर प्रति सेकंड जैसी कम गति से चलते हुए ट्रक से टक्कर रास्ते में खड़े किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण बन सकती है। एक छोटे द्रव्यमान की वस्तु जैसे गोली का अगर बंदूक से तीव्र वेग से छोड़ा जाए तो वह भी किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण बन जाता है। ऐसा या इससे पता चलता है कि वस्तु के द्वारा उत्पन्न प्रभाव वस्तु के द्रव्यमान एवं वेग पर निर्भर करता है। इसी प्रकार यदि किसी वस्तु का त्वरित किया जाता है तो अधिक वेग प्राप्त करने के लिए अधिक बल की आवश्यकता होती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वस्तु के द्रव्यमान एवं वेग से संबंधित एक महत्वपूर्ण राशि होती है। संवेग नामक इस राशि को न्यूटन ने प्रस्तुत किया था। किसी वस्तु का संवेग यानी p उसके द्रव्यमान m और उसके वेग v के गुणनफल से परिभाषित किया जा सकता है। मतलब किसी भी जो तुम्हारा संवेग होगा वह किस पर निर्भर करेगा? तो उसके तुम्हारा द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल पर। अर्थात संवेग को जब p कहे तो p बराबर क्या हो जाएगा? m गुना v। तो इस तरह से हमारा संवेग का सूत्र आ गया p बराबर m गुना v। तो संवेग में परिमाण और दिशा दोनों होता है। संवेग में क्या होता है? परिमाण और दिशा दोनों होता है। इसकी दिशा वही होती है जो वेग की होती है। जो दिशा वेग की होगी वही दिशा इसकी होगी। संवेग का ऐसा मात्रा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। क्योंकि किसी असंतुलित बल के प्रयोग से उस वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है। हम लोग यहाँ पे बोला जा रहा है संवेग का ऐसा मात्रा क्या है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, यानी बल भी है, दिशा भी है और साथ में वेग भी है। तो के प्रयोग से वस्तु का वेग का परिवर्तन करता है। इसलिए यह कहा जाता है कि बल ही संवेग को परिवर्तित करता है। बल ही क्या करता है? संवेग को परिवर्तित करता है। एक ऐसी अवस्था के बारे में विचार करें जिसमें खराब बैटरी वाली एक कार को सीधी सड़क पर 1 मीटर प्रति सेकंड की गति प्रदान करने के लिए धक्का दिया जाता है। मतलब एक गाड़ी में बैटरी लगा हुआ, उसमें खराब बैटरी लगा हुआ, तो हम लोग उसको 1 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से जो है उसको गति प्रदान करने के लिए धक्का देते हैं, जो कि उसके इंजन को स्टार्ट करने के लिए पर्याप्त है, जो कि उसके इंजन को आराम से स्टार्ट कर देगा, क्योंकि उसमें बैटरी जो लगा वो काम नहीं कर रहा। इसीलिए यदि 1 या 2 व्यक्ति इसे अचानक धक्का देता है तो भी यह स्टार्ट नहीं होती, लेकिन कुछ समय तक लगातार धक्का देने से कार उस गति को प्राप्त कर लेती है, जिससे स्पष्ट है कि कार के संवेग में परिवर्तन केवल बल के परिमाण से नहीं होता, बल्कि उस समय से है जितने समय तक उन पर बल लगाया जाता है। मतलब समय के अनुसार भी बल लगना चाहिए, है ना।
इससे यह भी निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वस्तु के संवेग में परिवर्तन लाने में लगने वाला बल उसके उस समय दर पर निर्भर करता है जिसमें संवेग में परिवर्तन होता है। मतलब उसका संवेग में जो परिवर्तन जिस समय में होगा उस समय तक का वेग को उसको उसके परिवर्तन के दर मतलब टाइम के अनुसार होगा। गति का द्वितीय नियम यह बताता है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा में बल के समानुपातिक होता है। इस तरह से गति का द्वितीय नियम क्या कर रहा है कि किसी भी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की जो दर होगा उस पर लगने वाले असंतुलित बल, मतलब जो एक संतुलित नहीं है, होता है संतुलित भी होता है लेकिन असंतुलित बल बोला जाएगा इसलिए कि संतुलित हो चाहे ना हो, असंतुलित बल जो उसके दिशा में बल के समानुपाती होगा, मतलब उसी बल में जाएगा। गति के द्वितीय नियम के अनुसार गणितीय सूत्रण हम लोग कैसे करते हैं। माना कि m मतलब द्रव्यमान की कोई वस्तु है, जिस द्रव्यमान की कोई वस्तु उसको m कहा गया। u प्रारंभिक वेग से सरल रेखा में चल रही है। t समय तक एक निश्चित बल F लगाने पर उस वस्तु का वेग v हो जाता है। तब इसका प्रारंभिक और अंतिम संवेग क्रमशः P1 बराबर mu और P2 बराबर mv होगा। मतलब पहला संवेग mu हो जाएगा प्रारंभिक वेग के अनुसार और अंतिम जो जाएगा उसको P2 इक्वल टू mv करेंगे। तो मास तो उसका द्रव्यमान तो वही रहा, तो संवेग में परिवर्तन क्या होगा, P बराबर है ना, P बराबर हो जाएगा P2 माइनस P1। इसको हम लोग साबित करेंगे mv माइनस mu, m दोनों में कॉमन है तो m इंटू v माइनस u, m कॉमन ले लिए तो t। तो संवेग में परिवर्तन की दर इसको हम लोग f कहते हैं, बल कर रहे हैं तो बल बराबर f इंटू t हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, f बराबर हो जाएगा k m और a। ये हमारा क्या अनुपातिक है, ठीक है, m हमारा मास हो गया और a हमारा त्वरण हो गया। यहाँ a इक्वल टू है v माइनस यू बराबर t, जो हम लोग उधर पढ़ चुके हैं, a बराबर। तो वेग में परिवर्तन की दर अर्थात त्वरण है और k अनुपातिक स्थिरांक है। k को क्या माना गया, अनुपातिक स्थिरांक, मतलब अनुपात को हटाने के लिए एक स्थिरांक माना गया क्या, k। द्रव्यमान और त्वरण के सह मात्रक को kg और मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। हम बल का मात्रक इस प्रकार लेते हैं कि स्थिरांक k का मान 1 हो जाता है। हम लोग जो बल का मात्रक लेते हैं इस प्रकार ताकि स्थिरांक जो k है उसका मान क्या हो जाए, 1। इस इकाई बल को उस मात्रा के रूप में परिभाषित करते हैं जो कि 1 kg द्रव्यमान तो स्थिरांक का मान इतना रखते हैं, 1 रखते हैं ताकि इकाई बल उस मात्रा का एक रूप में परिभाषित करते हैं। 1 kg द्रव्यमान वाला किसी वस्तु में 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण उत्पन्न करती है, अर्थात एक इकाई बल यानी k 1 ग्राम गुना मीटर 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इस प्रकार k का मान 1 हो जाता है और समीकरण बराबर क्या होता है, F इक्वल टू ma, है ना, यानी मास गुना त्वरण यानी द्रव्यमान गुना त्वरण। तो बल का मात्रक क्या हो जाए, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसे न्यूटन यानी सर आइजैक न्यूटन द्वारा भी कहते हैं, इसे न्यूटन भी कहते हैं, जिसे n द्वारा प्रदर्शित किया जाता है ना, उनके नाम पर। गति के द्वितीय नियम को हम किसी वस्तु पर लगने वाले बल को मापने की विधि मिलती है। बल को उस वस्तु में उत्पन्न त्वरण तथा वस्तु के द्रव्यमान के गुणनफल से प्राप्त किया जाता है। मतलब कैसे मिलता है हमको, तो बल कैसे मिलेगा, तो उसका जो उत्पन्न त्वरण है और जो उसका द्रव्यमान है उन दोनों को गुणनफल कर देंगे तो हमारा बल का परिभाषा मिल जाएगी। गति के द्वितीय नियम का प्रयोग हम अपने दैनिक जीवन में प्राय देखते हैं। क्या आपने क्रिकेट मैच में दौरान मैदान में क्षेत्र रक्षक को तेज गति से आ रही गेंद को लपकते समय हाथ को पीछे की ओर खींचते देखा होगा। इस प्रकार से क्षेत्र रक्षक गेंद के वेग को शून्य करने में अधिक समय लगता है और इस प्रकार के गेंद में संवेग परिवर्तन की दर कम हो जाती है। इस कारण तेज गति से आ रही गेंद का प्रभाव हाथ पर कम पड़ता है। अगर गेंद को अचानक रोका जाता है तो तीव्र गति से आ रही गेंद का वेग बहुत कम समय में शून्य होता, अर्थात गेंद का संवेग में परिवर्तन की दर अधिक होगी। इसलिए कैच लपकने में अधिक बल लगाना होगा, जिससे हो सकता है खिलाड़ी को हथेली में चोट लग जाए। ऊंची कूद वाले मैदान में खिलाड़ियों को कुशन या बालू पर कूदना होता है। ऐसे खिलाड़ियों को छलांग लगाने के बाद गिरने के समय को बढ़ाने के लिए क्या होता है, इस स्थिति में संवेग में परिवर्तन की दर कम हो जाती है। सोचो कि कैसे कराटे का एक खिलाड़ी एक झटके में बर्फ की सिल्ली को तोड़ देता है। जैसे तुम लोग देखा होगा एक क्रिकेट खिलाड़ी जब सिक्सर मारा और सिक्स ना जाकर बाउंड्री पे ही गिरने वाला, तो कोई खिलाड़ी अगर है तो उसको कैच को लेने वक्त में हाथ को क्या करता है, ऐसे पीछे की ओर खींचता है।
ये पीछे की ओर करने का मतलब हुआ उसका जो यहाँ पर शून्य होता वेग, वो वेग कहाँ शून्य हो रहा है, इतना दूर उससे, और ये भी गति में आ जा रहा है, इसके चलते क्या हो जा रहा है, उसके हाथ में चोट नहीं लग रहा। अगर ये यहीं पर पकड़ लेगा तो हो सकता है बॉल गिर भी जाए, और नहीं गिरेगा तो हाथ में बहुत ज्यादा जोर से चोट लगेगा, उससे उसका हाथ में कुछ भी हो सकता है। एक ये हुआ। दूसरा तुम्हारा, जैसे कि तुम देखे होगे ऊंची कूद वाला जो कूदता है तो सामने में क्या लगाया जाता है, गद्दा। क्यों लगाया जाता है गद्दा या कुशन लगाया जाता है, क्यों लगाया जाता है, ताकि वो जब गिरे ऊंचे से तो उसके बाद क्या हो, उसको चोट न लगे, नहीं तो वो ऊपर से जैसे ही गिरेगा नीचे उसको चोट बहुत बेजोर लगेगा। ये सब के चलते द्वितीय नियम यहाँ पर है ना। सोचो कि कराटे से जब कोई खिलाड़ी एक झटके में बर्फ को मारता है ऐसे करके तो सिली टूट जाता है, तो वो भी द्वितीय नियम कहलाता है। गति के द्वितीय नियम के गणनीय सूत्र के उपयोग से गति के प्रथम नियम का गणितीय रूप प्राप्त किया जा सकता है। F बराबर ma। कैसे करेंगे, F इक्वल टू लिखेंगे m इंटू v माइनस u बाई टी। तो इस तरह से ft बाई क्रॉस गुना करेंगे तो होगा और mv माइनस mu होगा। इस तरह से अर्थात F बराबर क्या हो गया 0। तो किसी भी समय t पर v बड़ा u अर्थात यह है कि वस्तु का समान वेग u से चलती है रहेगी। यदि u शून्य है तो v भी शून्य होगा अर्थात विरामावस्था में रहेगी। मतलब अगर कोई वस्तु का प्रारंभिक वेग शून्य है अंतिम वेग भी शून्य होगा, ये प्रथम नियम के अनुसार। ठीक है, अब इस पे कुछ सवाल है, न्यूमेरिकल सवाल। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 तक है। अब हम लोग पढ़ेंगे तृतीय नियम, गति का तृतीय नियम। पहले दोनों गति के नियमों से हमें ज्ञात होता है कि कोई प्रयुक्त बल वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन लाता है तथा इनसे हमें बल को मापने की विधि भी प्राप्त होती है। मतलब पहले दोनों गति, प्रथम नियम और द्वितीय नियम से हमको बल की गति की अवस्था में परिवर्तन लाता है और बल को मापने की विधि भी प्राप्त होती है। गति के तीसरे नियम के अनुसार जब एक वस्तु दूसरे वस्तु पर बल लगाती है तब दूसरी वस्तु द्वारा भी पहली वस्तु पर तात्क्षणिक बल लगाया जाता है। जब मान लो गति का तीसरे नियम के अनुसार क्या होगा, जब एक वस्तु दूसरे वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु द्वारा भी पहली वस्तु पर बल लगेगा। मान लो हम इस पर ये बल लगाए तो ये बल लगाए तो ये पहला वस्तु जब इस पे बल लगाए तो दूसरा वस्तु भी इस पे कुछ ना कुछ बल, जब इसको रोके हैं ये बल लगा रहा है ना, यही बात बोल रहा है। ये दोनों बल परिमाण में सदैव समान लेकिन दिशा में विपरीत होता है। ये दोनों बल क्या होता है, एक दूसरे का बराबर और साथ में विपरीत होगा, है ना। इसका तात्पर्य यह है कि बल सदैव युगल रूप में होता है। ये बल कभी एक वस्तु पर कार्य नहीं करता बल्कि दो अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करता है। फुटबॉल के खेल में प्राय हम गेंद को तेज गति से किक मारने के क्रम में विपक्षी टीम के खिलाड़ी से टकरा जाते हैं। इस क्रम में दोनों खिलाड़ी एक दूसरे पर बल लगाते हैं, अतः दोनों ही खिलाड़ी चोटिल होते हैं। दूसरे शब्द में मतलब यहाँ पे कोई एक बल लगा रहा है ऐसा कहेंगे तो गलत है, दोनों बल लगाया, बल्कि ये सदैव युगल रूप में होता है। इन दोनों विरोधी बलों को क्रिया तथा प्रतिक्रिया बल कहा जाता है। जो बल लगाया उसको क्रिया बल और जिस पर पड़ा प्रभाव और वो प्रतिक्रिया किया तो उसको प्रतिक्रिया बल कहेंगे। माना कि दो स्प्रिंग तुल्य एक दूसरे जुड़ी हुई है, जैसे कि जिसमें नॉर्मल दिखाया गया, दो स्प्रिंग। तुला बी का स्थित सिरा दीवार से जुड़ा हुआ है, तब तुला ए के मुक्त सिरे का बल लगाया जाता है। तब हम पाते हैं कि दोनों तुलाएं एक समान दर्शाता है, अर्थात तुला ए द्वारा बी पर प्रयुक्त बल तुला बी के द्वारा ए पर लगाए बल का परिणाम के समान, परंतु इन दोनों बलों का दिशाएं परस्पर विपरीत है। तुला ए के द्वारा तुला बी पर लगाया बल क्रिया, जबकि तुला बी द्वारा तुला ए पर लगाया गया बल प्रतिक्रिया। अतः गति के तृतीय नियम को इस प्रकार से भी व्यक्त किया जा सकता है, किसी भी क्रिया के लिए ठीक उसके समान किंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। मतलब यहाँ बोल रहा है किसी भी क्रिया करने के लिए ठीक उसके समान मतलब ठीक उसके बराबर लेकिन विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होगी। यद्यपि अवश्य यह याद रखना चाहिए कि क्रिया और प्रतिक्रिया बल सदैव दो अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करता है। क्रिया और प्रतिक्रिया समान पे नहीं, अलग अलग वस्तु पर करता है प्रभाव, लेकिन एक दूसरे के बराबर काम करता है। जैसे हम बोला गया यहाँ पे कमानी दल तोला दोनों लगाया गया यहाँ पे और इसको टाना तो देखेंगे क्या यहाँ मान लो 5 kg दिखा रहा है, यहाँ भी 5 kg दिखा रहा है, लेकिन ये विपरीत में दिखा रहा है और ये इधर में दिखा रहा है, ये इस दिशा में दिखा रहा है, ये इस दिशा में दिखा रहा है, लेकिन दोनों बराबर नहीं है। मान ले कि विश्राम की अवस्था में
हैं और सड़क पर चलना प्रारंभ करते हैं। द्वितीय नियम के अनुसार इसके लिए एक बल की आवश्यकता होती है जो आपके शरीर में त्वरण उत्पन्न करता है। यह कौन सा बल है? क्या यह पेशीय बल है जो आप सड़क पर लगाते हैं? क्या यह बल हम उसी दिशा में लगाते हैं जिस दिशा में हम आगे बढ़ते हैं? नहीं, हम सड़क के पृष्ठ को अपने पैरों से पीछे धकेलते हैं। सड़क भी आपके पैर पर उतना ही प्रतिक्रिया बल विपरीत दिशा में लगाती है जिसके प्रभाव से आप आगे बढ़ते हैं। जब हम पैदल चलते हैं तो क्या होता है? क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों क्रिया होती है, जिससे क्या होता है? हम लोग चल पाते हैं। अगर ये ना हो तो हम लोग चल नहीं पाएंगे, ठीक है? क्योंकि उसमें क्या होता है, जब हम चलते हैं तो हम ऐसे ऐसे करके चल रहे हैं। तो हम ऐसे ऐसे करके जब चलते हैं तो क्या होता है, ये सड़क हमारे ऊपर प्रतिक्रिया करता है और हम इस पर कर रहे हैं, तो क्या होता है? हम आगे की ओर बढ़ पा रहे हैं, ठीक है? यह जानना आवश्यक है यद्यपि क्रिया और प्रतिक्रिया बल परिमाण में हमेशा समान होते हैं, फिर भी ये बल एक समान परिमाण के त्वरण उत्पन्न नहीं कर सकते। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रत्येक बल अलग अलग द्रव्यमान की वस्तुओं पर कार्य करता है। जैसे क्रिया और प्रतिक्रिया बल भले एक जैसा, लेकिन परिणाम में अगर देखा जाए तो एक जैसा दिख नहीं रहा है। समान होते हुए भी हमको एक जैसा दिखते नहीं है, लेकिन त्वरण उत्पन्न एक जैसा करेंगे नहीं, वो एक जैसा त्वरण उत्पन्न नहीं करेंगे, दोनों में अलग अलग होगा। तो देखते हैं, बंदूक से गोली छोड़ने की अवस्था में बंदूक द्वारा गोली पर आगे की ओर एक बल आरोपित होता है। गोली भी बंदूक पर एक समान परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया बल लगाती है। इससे बंदूक पीछे की ओर प्रतिक्षेपित होती है। जब बंदूक हम लोग छोड़ते हैं ऐसे लेके, तो बंदूक को जैसे ही छोड़ते हैं तो गोली पर एक बल लगा, गोली भी बंदूक पर एक बल लगा दिया, तो बंदूक क्या होगा? इधर की ओर मारेगा झटका। तो वही चीज यहां बोला कि बंदूक का द्रव्यमान गोली के द्रव्यमान से बहुत अधिक होता है, इसलिए बंदूक का त्वरण गोली के त्वरण से काफी कम होता है। एक नाविक द्वारा नाव से आगे की ओर कूदने की स्थिति में भी गति के तीसरे नियम को प्रदर्शित किया जा सकता है। नाविक आगे की ओर कूदते हैं तो नाव पर लगने वाला प्रतिक्रिया बल नाव को पीछे की ओर धकेलता है। जब नाविक अगर मान लो नाव पर से कूदता है तो नाव को पीछे की ओर धकेल देता है और खुद वो आगे की ओर चला जाता है। इसी तरह से यहाँ पे तुम्हारा क्या हुआ? बंदूक में हुआ। इस क्रिया में दिखाई गई गड़ी 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर आकार और 12 mm से 18 mm मोटे प्लाईबोर्ड में जो जोड़े पहिए लगाकर बनाई जा सकती है। स्केट बोर्ड प्रभावी नहीं होगा क्योंकि इसका सरल रेखा में गति करना कठिन है। यहाँ पे एक रोलर लगा दिया गया, स्केट बोर्ड यहाँ क्रियाकलाप में दिखाया गया कैसे बनाया गया है, उस पर यह संभव नहीं हो पाता है। हम लोग पढ़ेंगे संवेग संरक्षण। माना कि वस्तु A और B, दो गेंद है A और B, जिनका द्रव्यमान क्रमशः MA और MB लिखा गया, मतलब नाम दे दिया गया है। एक ही सरल रेखीय दिशा में अलग अलग वेग क्रमशः UA और UB से गति कर रहा है तथा उन पर कोई अन्य असंतुलित बल कार्यरत नहीं है। माना UA बड़ा है UB से, मतलब प्रारंभिक वेग A का ज्यादा है किससे? प्रारंभिक वेग B से। दोनों गेंदें एक दूसरे से टकराती है जैसा कि दर्शाया गया है। माना कि टक्कर का समय t है। इस क्रम में गेंद A गेंद B पर FAB बल लगाती है तथा गेंद B गेंद A और FBA बल लगाती है। माना कि टकराने के बाद गेंद A और गेंद B का वेग क्रमशः VA और VB है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। मान लो एक गेंद जिसका द्रव्यमान MA को मान लिया गया, दूसरा गेंद को MB, और दोनों मान लो चल रहा है, लेकिन दोनों को हम एक दूसरे के विपरीत लगा के क्या टकराए तो टकराने पर बल लगेगा। उसी तरह से अगर हम एक दूसरे को तो धकेलेंगे तो एक आगे बढ़ जाएगा। तो समीकरण जैसा दिखाया गया है, एक गेंद को टकराने और बाद में क्रमशः MAUA और MABA होंगे। संवेग परिवर्तन की दर टकराने के समय होगी और MA बराबर गुना VA माइनस UA बाय T। ये A क्या है? वस्तु का है, पहला वस्तु का। उसी तरह गेंद B के संवेग में परिवर्तन को सेम चीज होगा, MB बराबर VB माइनस UB बाय T होगी। गति के तृतीय नियम के अनुसार गेंद A के द्वारा गेंद B पर लगाया गया बल FAB तथा गेंद B के द्वारा लगाया गया बल FBA एक दूसरे के बराबर और विपरीत होगा। तो जब दोनों टकराएगा तो ऐसे करके, तो ये इसका जो बल है और इसका जो बल है वो दोनों एक दूसरे का विपरीत होगा और दोनों का दिशा भी अलग होगा, लेकिन बल समान होगा। ठीक है, यही चीज को यहाँ पे दर्शाया है। टकराने के पहले गेंद में A और B का कुल संवेग MAUA प्लस MBUB था।
दोनों का प्रारंभिक है। टकराने के बाद कुल भी हो जाएगा, VA MA इंटू VA तथा MB इंटू VB। समीकरण से हम पाते हैं कि जब गेंद पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं कर रहा है तो दोनों गेंदों का कुल संवेग बदलता नहीं है या कुल संवेग संरक्षित रहता है। कोई बल जब तक बाहर से नहीं लगेगा मान लो तब तक दोनों का गेंदों का कुल संवेग बदलता नहीं है और कुल संवेग क्या होता है, संरक्षित रहता है उसके। इस प्रयोग के आधार पर हम कह सकते हैं कि दो वस्तुओं के संवेग या योग टकराने से पहले और टकराने के बाद बराबर होता है, जबकि उन पर कोई असंतुलित बल कार्य न कर रहा हो। इस संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। अगर मान लो कोई वस्तु टकराता है, कोई टकराने के पहले और टकराने के बाद का बल जो है आपस में बराबर हो जाएगा। कब तक बराबर होगा, जब तक कि कोई बाहरी बल उस पर कार्य न करे। इस क्रिया को या इस कार्यक्रम को हम लोग संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। इसे इस प्रकार भी व्यक्त कर सकते हैं कि दो वस्तुओं का कुल संवेग टकराने की प्रक्रिया में अपरिवर्तनीय संरक्षित। जब एक ही बराबर एक जैसा रहेगा सब वस्तु, दो वस्तु तो टकराएगा तो उसमें कोई चीज हानि नहीं होगा, सब बराबर में रहेगा। इसको क्या कहा जाता है, संवेग संरक्षण का नियम। आज यहीं तक पढ़ाते हैं हम लोग। इसमें कुछ न्यूमेरिकल सवाल है दिया हुआ और इस तरह से लेसन भी यहाँ दिख रहा है कि कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो आप लोग को क्या करना है, ये लेसन का कुछ सवाल को बनाना है, जो आपसे बनता है उसको बना लेना है और बनाने के बाद इस पे जो न्यूमेरिकल सवाल तुम्हारा दिया हुआ है कुछ सूत्र के आधार पे है, आप लोग कोशिश करें इसको बनाने का। अगर बनता है तो, अदरवाइज जब बताया जाएगा उस समय आप ज्यादा समझेंगे, क्योंकि बोर्ड पे बताएंगे इसको नेक्स्ट क्लास या उसके अगला क्लास या उसके अगला क्लास में। ठीक है, और आप लोगों को जैसा बताया जा रहा है, रीडिंग करने से पहले, रीडिंग का वीडियो देखने से पहले आपको रीडिंग को एक बार पहले खुद करना है, उसके बाद फिर इसको वीडियो देखने का पुनः फिर से रीडिंग कीजिए। साथ ही साथ प्रत्येक दिन माँ पिताजी को प्रणाम। ओके, बाय।